बार आप देखते हैं कि कुछ नहीं है, सिर्फ अकेलापन है। अकेलापन कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है। बच्चे बात डेली करते हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, किसी तरह की कमी नहीं है, पर कोई बात करने के लिए नहीं है। इसकी शादी हो रखी है, फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन वो इंसान अंदर से अकेला महसूस करता है। टीनेजर्स जिनके पास बहुत कुछ है करने के लिए, वो क्यों अकेलापन इतना महसूस कर रहे हैं? देखिए, जो यंग पॉपुलेशन है उनको तो गाइडेंस की ज़रूरत है। सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी एक आग की तरह है। हम सब लोग फिजिकली किसी से नहीं मिल पाते। सुसाइड के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन 50% ऑफ पीपल हु कमिट सुसाइड, डिप्रेशन उसमें एक मेन वो होता है। लगभग 150 करोड़ यानी सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में अकेलेपन की बात करें तो सुनने में ही अजीब लगता है कि हर तरफ इतने सारे लोग हैं, उसके बावजूद कोई अकेला कैसे हो सकता है। लेकिन तभी इसी देश में शायरी लिखी गई, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। अकेलापन सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है या बीमारी है? हमारे साथ डॉक्टर अनुभव राठी हैं, जो कि साइकेट्रिस्ट हैं और रोजाना ऐसे मरीजों से डील करते हैं जिन्हें ये पता भी नहीं होता कि असल में उनकी परेशानी है क्या। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके पास जब कोई मरीज आता होगा, बहुत बार वो ये एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता होगा कि उसे क्या है। कितनी बार आप देखते हैं कि कुछ नहीं है, सिर्फ अकेलापन है? ये काफ़ी कॉमन है। इतना कॉमन है कि अगर मैं आपसे परसेंटेज की बात करूं कि अगर मैं 100 पेशेंट्स देख रहा हूं तो 100 में से एटलीस्ट 30 और 40 लोगों के बीच में प्रोमिनेंट यही प्रॉब्लम है। जैसे एल्डरली कपल हैं, बुजुर्ग लोग हैं, अब बच्चे अच्छा कर गए हैं, अब्रॉड शिफ्ट हो गए हैं, सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं यहाँ पे, और बच्चे बात डेली करते हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, किसी तरह की कमी नहीं है, पर कोई बात करने के लिए नहीं है। वाइफ नहीं रही या हस्बैंड नहीं रहा, जब एक रह जाता है तो और अकेलापन बढ़ जाता है। या किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाए, कोई कैंसर से डायग्नोस हो जाए, कुछ हो जाए, और वो रेस्ट्रिक्ट हो गया है अपने एक रूम में, उसमें एक अकेलापन बढ़ गया है। तो काफ़ी कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्या कहेंगे इसे, डिजीज कहेंगे या स्टेट ऑफ माइंड कहेंगे, फेज ऑफ लाइफ कहेंगे? देखिए, जो रिसर्च है अकेलेपन पे, हम अकेलेपन को एक्चुअली थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अकेलापन कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है, इसमें बहुत सारी तरह की चीज़ें हैं। जैसे एक अकेलापन होता है जिसको हम साइकोलॉजिकल अकेलापन कहते हैं। वो कैसा अकेलापन होता है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरी फैमिली है, सब कनेक्शंस हैं, पर मैं अंदर से उनसे कितना कनेक्टेड महसूस करता हूँ कि मैं, कोई मुझे समझता नहीं, अगर मुझे कुछ होगा कोई मेरा साथ देने के लिए नहीं खड़ा है। एक अकेलापन होता है जिसको हम सोसाइटल लोनलीनेस कहते हैं। ये स्पेशली उन ग्रुप्स के साथ होता है जो थोड़े मार्जिनलाइज कर दिए जाते हैं। आजकल LGBTQ के बारे में बहुत बात होती है जी। तो एज अ ग्रुप, क्योंकि ये डिफरेंट है कुछ एस्पेक्ट्स में बाकी जनरल पॉपुलेशन से, जिसे हम हेट्रोसेक्सुअल या सो कॉल्ड नॉर्मेटिव पॉपुलेशन कहते हैं, तो ये लोग डिसकनेक्टेड, आइसोलेटेड और लोनली फील करते हैं। या कोई भी ग्रुप, जैसे कोई वॉर टोर्न कंट्री है, सपोज हम गाजा की बात करेंगे या यूक्रेन और रशिया के युद्ध की बात करेंगे, तो जब हम वॉर टोर्न एरिया में होते हैं तब हम आइसोलेट हो जाते हैं। तीसरा, और इनफैक्ट शायद ही कोई इंसान हो अपनी जिंदगी में जिसने कभी ऐसा लोनलीनेस ना फील करी हो, वो होती है एक एग्जिस्टेंशियल लोनलीनेस। एक समय पे हम सब लोग कभी ना कभी ये सोचते हैं, मैं क्या कर रहा हूं अपनी जिंदगी के साथ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। हमने कर लिया, पढ़ लिए, शादी हो गई, हमारी जॉब हो गई और अच्छा कर रहे हैं, सारी सुख सुविधाओं की कमी नहीं है, पर तब भी जिंदगी खाली खाली लगती है, जिसे कहते हैं खालीपन महसूस। यस, तो ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होती है, इसको हम, तो लोनलीनेस इज वन ऑफ द एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। तो आप किसी एक, इन तरह की एक लोनलीनेस से सफर कर सकते हैं या एक से ज्यादा तरह की लोनलीनेस से भी सफर कर सकते हैं। ओके, आपके पास कोई आए तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि नहीं ये इसका टेम्परेरी फेज ऑफ लाइफ है, जैसे आपने कहा कभी ना कभी तो हम सभी फील करते हैं, या फिर वाकई उसे कोई अंडरलाइन डिजीज है जिसको वो लोनलीनेस के तौर पर आपको बता रहा है? कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे? ये देखिए, जो है बहुत उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, शुरुआत से थोड़ा उसके बारे में जानना पड़ता है कि उसकी लाइफ कंडीशंस कैसी हैं, अभी वो ज़िंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, उसके सिम्टम्स कैसे हैं, उसके सोशल सपोर्ट कैसी है,
और उसको कोई और सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। तो इस तरह से पता चलता है कि अगर ये कुछ समय से है और बाकी सोशल सपोर्ट ठीक है, देयर आर पीपल अराउंड हिम। जैसे कई लोग तो अकेले ही आते हैं बात करने, उनकी फैमिली है पूरी, बट वो अपनी फैमिली से बताना भी नहीं चाहते कि उन्हें कोई समस्या है। तो ये अपने में एक बहुत बड़ा इंडिकेटर हो जाता है कि वो अपनी फैमिली से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। और अगर ये बहुत टाइम से चल रहा है तो डेफिनेटली ये कोई एक फेज नहीं है। ओके। अगर किसी के फैमिली में या किसी के पार्टनर के साथ कोई बात हो गई है या किसी की पार्टनर की डेथ हो गई है, तब उस समय वो ये करे महसूस, तो ये उस एपिसोड से रिलेटेड हो सकता है। उस केस में तो दोनों में अप्रोच हमारी अलग अलग होने लग जाती है। सब कुछ तो है, क्या ढूंढती रहती हैं निगाहें, क्या बात है मैं वक्त पर घर क्यों नहीं जाता। ऐसे भी लोग होते हैं जिनका घर परिवार पूरा भरा होता है लोगों से, लेकिन वो घर जाना टालते हैं। क्या ये भी एक लक्षण है कि वो इंसान अकेला महसूस कर रहा है या वो अकेला रहना ही चाहता है? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा अभी, सॉलिट्यूड और लोनलीनेस ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो हम साइकोलॉजी में या रिसर्च में देखते हैं। सॉलिट्यूड होता है, जैसे हम आजकल एक वर्ड है मी टाइम, जैसे आप सबके साथ हैं, आप सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन एक समय पे आपकी एक नीड होती है कि मैं कुछ अपने साथ समय बिताऊं। मैं अकेला हूँ, अपनी कोई मैं बुक पढ़ रहा हूँ अकेला, या मैं कोई अपनी एक एक्टिविटी कर रहा हूँ और उस समय मुझे बीवी बच्चे बॉस कोई नहीं चाहिए। तो वो एक सॉलिट्यूड है, वो एक हेल्दी कॉन्सेप्ट है, वो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। लोनलीनेस होता है कि मैं किसी से कनेक्ट नहीं कर पाता। मैं जाता हूँ पार्टी में, मेरे दोस्त की पार्टी है, सब लोग हैं, सब हंस बोल रहे हैं, मैं वहाँ बैठा हूँ, लेकिन मैं किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। एंटी सोशल होते हैं क्या ऐसे लोग? एंटी सोशल नहीं कहूँगा जी। इनफैक्ट एंटी सोशल लोगों को कनेक्शन की जरूरत नहीं महसूस होती। इस केस में कनेक्शन की जरूरत है लेकिन कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही, ये इनफैक्ट दीज पीपल आर प्रो सोशल, बट उनका जो लोगों से कनेक्शन वो हो नहीं पाता है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। उसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि एक तो इसको आप ना एक नेगेटिव स्पाइरल की तरह देखिए। जैसे हम कुछ रिस्क फैक्टर्स देखते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात करी एल्डरली लोगों की। सिमिलरली अगर किसी को कोई बीमारी है या कोई ट्रॉमा के थ्रू गुजरा है, तो ब्रेन जब किसी स्ट्रेस या किसी ट्रॉमा के थ्रू गुजरता है तो वो थोड़ा सा खुद लोनली हो जाता है। मतलब उस समय वो ब्रेन अपने में सिमट जाता है थोड़ा सा, उसकी बाहर से कनेक्ट करने की जो नीड होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन वो बहुत एक टेम्परेरी और शुरुआती फेज होता है। वहां से कई बार क्या होता है, एक नेगेटिव स्पाइरल स्टार्ट हो जाता है कि वो जो है लोनली हो जाता है, थोड़ा सा अपने आप को विड्रॉ कर लेता है, और फिर उसके बाद लोगों से कनेक्ट करने में ब्रेन को या उस इंसान को फिर प्रॉब्लम होने लगती है। जो इंसान थोड़ा लोनली होने लगता है उसकी लोगों की परसेप्शन भी बदल जाती है। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, सपोज मैं एक अनजाने शहर में गया, मैं सपोज गाजियाबाद का रहने वाला हूँ, मैं नोएडा आया, थोड़ी रात हो रही है, मैं सड़क पे हूँ, मैं अपने लिए कैब या कुछ ढूंढ रहा हूँ, सामने से एक गाड़ी या एक साइकिल वाला आया। अगर मैं ऑलरेडी लोनली और विड्रॉन हूँ तो मैं उसकी अप्रोच को कैसे महसूस करूँगा, कैसे देखूँगा? ये आदमी मुझे लूट तो नहीं लेगा, ये आदमी मुझे कुछ वो तो नहीं कर देगा, मेरी चोरी तो नहीं कर लेगा, या मुझे कोई मारपीट तो नहीं कर देगा। मैं उसे ऑलरेडी करे बैठा हूँ कि ये शायद गलत एक इंसान है। उससे क्या होगा, मेरी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी। जब मेरी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी तो वो सामने वाला इंसान भी मेरी बॉडी को लैंग्वेज को भांप जाएगा कि ये थोड़ा खिंचा खिंचा सा है, क्या ये गलत इंसान है, और वो मुझसे और दूर हो जाएगा। तो ये क्या हुई, एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हुई। मैंने ऑलरेडी ये सोच लिया था पहले ही उस इंसान के बारे में कि वो मेरे से, ये इंसान गलत है, और मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो गई और वो इंसान मुझसे दूर हो गया। तो उससे क्या हुआ कि मेरी वो सोच है वो सच हो कि देखा ये ऐसा ही इंसान निकला। हिंदी में जिसे हम पूर्वाग्रह और अंग्रेजी में प्रेजुडिस कहते हैं। yes. यानी अगर आप बहुत सारे लोगों के बीच में बैठे हैं और आप पहले से मान के चल रहे हैं कि हम इनसे कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे, ये हमें जज करेंगे या कुछ भी, ये वजह हो सकती है। ये प्राइमरी वजह है जिसे मैं नेगेटिव स्पाइरल की बात कर रहा हूँ। इससे हमारी लोनलीनेस बढ़नी शुरू हो जाती है। तो वो
फिर एक के बाद एक वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं, फिर हम अगली बार और हेजिटेट करते हैं दूसरे से बात करने में, और हम एक जनरल ओपिनियन बना लेते हैं अपने बारे में, अपने कॉन्फिडेंस हम लूज करने लगते हैं कि शायद मैं लाइकेबल नहीं हूँ, शायद मैं किसी से वो नहीं कर पाऊंगा, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो इससे अच्छा है मैं किसी से बात ही नहीं करता। और वो लोनलीनेस टाइम के साथ और बढ़ती चली जाती है। ग्लोबल स्टेट ऑफ कनेक्शंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 4.5 मिलियन यानी कि दुनिया भर में तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी समय पर अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और अकेलेपन का इस हद तक शिकार हैं कि उन्हें बीमार कहा जा सकता है। इनमें 25% बुजुर्ग हैं और 10% से ज़्यादा लोग टीनेज ग्रुप के हैं। लेकिन भारत का आंकड़ा हालिया ये बताता है कि टीनेजर्स सबसे ज़्यादा लोनलीनेस को फेस कर रहे हैं और कोरोना के बाद ये समस्या बढ़ी है। तो डॉक्टर साहब, ये कोविड के बाद ऐसा क्या बदलाव आया है कि लोगों को अकेलापन जो है वो समस्या ज़्यादा परेशान कर रही है, और टीनेजर्स जिनके पास बहुत कुछ है करने के लिए, दे हैव अ फ्यूचर टू लुक, वो पढ़ रहे हैं या कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, वो क्यों अकेलापन इतना महसूस कर रहे हैं? देखिए, कोविड ने सबसे बड़ा जो एक बदलाव लाए हमारे समाज में या हमारे काम करने के तरीके में, वो था सोशल डिस्टेंसिंग। वो एक प्राइमरी तरीका था कोविड से लड़ने का। तो सोशल डिस्टेंसिंग का क्या मतलब था? हम सब लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए, हम सब लोग फिजिकली किसी से नहीं मिल पाते, ऑनलाइन चीज़ें शिफ्ट हो गई, वर्क फ्रॉम होम हो गया, क्लासेस ऑनलाइन हो गई। तो उससे क्या होता है, हम टेक्नोलॉजी में चले गए ज़्यादा, और हमारा जो फिजिकल इंटरैक्शन है वो बहुत कम हो गया। अब एक न्यूक्लियर फैमिली है, पहले से ही ये ट्रेंड हम देखते आ रहे हैं कि जॉइंट फैमिलीज की जगह अब हम न्यूक्लियर फैमिलीज में होते जा रहे हैं। एक एक बच्चा है, तो वो अकेला बच्चा है, पेरेंट्स अपने कामों में लगे हुए हैं, और वो बच्चा या तो क्लास कर रहा है या टेक्नोलॉजी में लगा हुआ है। तो ये चीज़ों की वजह से आइसोलेशन और टाइम के साथ बढ़ता चला गया। और जब, जैसे मैंने कहा कि ये एक नेगेटिव स्पाइरल होता है, तो जो कुछ महीने या कोई 1-2 साल हमने बिताए, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, और बार बार हमारे जो लॉकडाउन्स लगते रहे, तो उससे वो आइसोलेशन और बढ़ता चला गया। और उसके बाद उस आइसोलेशन को तोड़ने में, उस नेगेटिव स्पाइरल को तोड़ने में जो मेहनत या जो एफर्ट लगता है, क्योंकि कोई गाइडेंस के लिए नहीं था भाई, एक यंग बच्चा है, उसके लिए तो जिंदगी में पहली बार हुआ, उसका तो एक्सपीरियंस बिल्डिंग वाला पार्ट 2 साल, जिन जैसे सपोज 8th 9th के बच्चे थे जिनकी जो अपने दोस्ती बढ़ रही थी या एक सोशल उनकी जो वो डेवलपमेंट हो रहा था, वो नहीं हो पाया उन 2 सालों में। तो जब वो वापस समाज में गए तो उनको तो नहीं समझ आया ना वो कैसे अप्रोच करें, और इस तरह से चीजें और वर्सनिंग की तरफ या बिगड़ती चली गई। पीडियाट्रिशियंस तो ये तक मानते हैं कि कोविड के दौरान जो बच्चे पैदा हुए उनकी स्पीच इसलिए डिले हुई क्योंकि उनके आसपास बातें करने का माहौल बहुत कम रहा। ये बच्चे अभी तो स्पीच से जूझ रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है लोनलीनेस के भी शिकार रहे। बिल्कुल, आप देखिए ना, स्पीच ही तो एकमात्र मेन माध्यम है जिससे हम कनेक्ट कर पाते हैं। हम भी तो स्पीच ही यूज कर रहे हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, और स्पीच एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है मीडियम जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। आप जितना अच्छा आमने सामने बैठ के एक दूसरे को देख के और बोल के कनेक्ट कर सकते हैं, उतना टेक्स्ट मैसेजिंग के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू या वीडियोस के थ्रू उस तरह से नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें मिस इंटरप्रिटेशन के बहुत चांसेस रहते हैं। तो अब ये जो टर्म है जिसको हम वर्चुअल ऑटिज्म कहते हैं, यानी इनके फीचर्स ऑटिज्म जैसे लगते हैं इन बच्चों के, जिन बच्चों की आपने बात करी कि जो बच्चे कोविड के समय पैदा हुए, क्योंकि उनको स्टिमुलेशन ही नहीं मिला। भाई हर बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट जैसे पैदा होता है, एक उसको स्टिमुलेशन मिलता है कि सब लोग उसके आसपास बोल रहे हैं, लोग खेल रहे हैं, अपनी एज के और बच्चों से वो मिल रहा है, तभी उसका डेवलपमेंट होता है। लेकिन वो इनपुट ही नहीं मिला तो नर्वस सिस्टम की वो डेवलपमेंट नहीं हुई। तो जब ये डेफिसिट इस समय पे बन गए, क्योंकि इस समय पे तो ब्रेन का मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है, तो वो आगे जाके और प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा, क्योंकि हमारे पास शब्द नहीं है अपनी बातों को कहने के जी। तो हम अपने व्यवहार से जाहिर करेंगे और कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो अगर अंदर की फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन से, इम्पल्सिव एंगर से, इन सब चीज़ों से सामने निकलेंगी, तो और तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एक इशारा आपने जो इसमें दिया कि सोशल मीडिया इंटरेक्शन ज़्यादा हो गया कोविड के दौरान क्योंकि पर्सनल इंटरेक्शन घट गए थे, तो इशारा साफ है अगर आप फेसबुक पर ज़्यादा हैं और फेस टू फेस कम हैं तो हो सकता है आने वाले समय में आपको लोनलीनेस ज़्यादा हो। क्या इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया या इंटरनेट का जो यूजेज है उसको लिमिट करने की ज़रूरत है?
देखिए, सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी एक आग की तरह है। जी। आग आपके लिए एक अच्छा खाना भी बना सकती है, और आग से हमारा डेवलपमेंट भी हुआ है, और आग आपके घर को भी जला सकती है। तो इट इज, जिसे कहते हैं दो धारी तलवार, आप यूज कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब जो ये सोशल मीडिया है, उससे हम कम्युनिकेशन बहुत फास्ट कर सकते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन हम बहुत जल्दी गैदर कर सकते हैं, तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। बट अगर सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो सकती है, सोशल मीडिया पे सेंस ऑफ कंपैरिजन हो सकता है कि कोई अपनी हॉलीडे की पिक्चर्स डाल रहा है, कोई इतना मस्ती कर रहा है, चाहे उसकी ज़िंदगी में चल कुछ भी रहा हो, लेकिन आपने उसकी फ़ोटो देख के अंदाज़ा लगा लिया कि उसकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, और आपने अपनी ज़िंदगी कंपेयर कर ली। आपको सारे फैक्टर्स नहीं पता हैं, तो ये सेंस ऑफ कंपैरिजन भी अपने आप को एक हीन भावना डेवलप होने लगी, आप और कटते चले गए समाज से, तो ये इस तरह से लोनलीनेस को बढ़ा भी सकती है। तो अब आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया यूज या वो कर्ब किया गया है, तो इसको ना एक, मैं कंट्रोल या रेस्ट्रिक्ट से ज्यादा ऑप्टिमल यूजेज की बात करूंगा, कि इसको सही तरीके से इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है, एक गाइडेंस मिलनी बहुत ज़रूरी है हमारे जो युवा पॉपुलेशन है उसको, कि आप सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी का या इंटरनेट का आप यूज़ कैसे करें। बिल्कुल। और एक मोबाइल फ़ोन कंपनी का सर्वे था जो ये बताता था कि जो लोग इंटरनेट पर पूरा समय बिताते हैं, सोशल मीडिया साइट्स पर समय बिताते हैं, या अपने काम की वजह से गूगल कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, 64% से ज़्यादा समय पर्सनल प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया पर, यानी कि सिर्फ पोस्ट देखने, रील्स को लाइक करने, उन्हें पसंद करने और फोटोज़ स्क्रॉल करने में जाता है। तो अगर आप ये कहकर अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि इंटरनेट हमारे काम से जुड़ा हुआ है, अपनी पर्सनल यूजेज को एनालाइज कीजिए और देखिए उसमें कितना हिस्सा काम का है और असल में कितना हिस्सा आप सिर्फ रील्स को स्वाइप करने में बिता रहे हैं। इसका एक और फैक्टर भी है। अब अगर आप रील्स को देखें, एवरेज रील ड्यूरेशन बिटवीन 30 सेकेंड्स टू 60 सेकेंड्स होती है, और उसमें भी अगर आप अपने एनालिटिक्स को देखेंगे तो ज़्यादातर रील्स आप 5 से 10 से 15 सेकेंड देखते हैं, यानी हमारा अटेंशन स्पैन ही नहीं रह गया है। उतने में अगर हमारी अटेंशन सस्टेन हो पाई तो हमने थोड़ी सी ज़्यादा देख ली, और ये चीज़ें हमारी कन्वर्सेशंस में हैं। आप सपोज करिए आप किसी से मिलने गए, वहाँ पे वो इंसान कुछ कह रहा है, उसकी बात थोड़ी सी लंबी है, 1 मिनट 2 मिनट की बात है, आपका अटेंशन स्पैन ही नहीं है, बीच में आप अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लग गए, तो ये सामने वाले इंसान के लिए कितना पुट ऑफ रहेगा, कितना वो इंसान लगेगा या तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, और आपकी कन्वर्सेशन या उस इंसान से कनेक्शन बिगड़ जाएगा। तो अगली बार वो इंसान आपसे मिलना चाहेगा, नहीं मिलना चाहेगा। आप इस बात को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये लगेगा कि मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा। सो ये छोटी छोटी चीजें ऐसे कंट्रीब्यूट करती हैं कि, और उससे हमारी एक्चुअली लोनलीनेस और बढ़ जाती है विद टाइम। फिर सवाल वही, जुडिशियस यूज कैसा होना चाहिए सोशल मीडिया या इंटरनेट का? देखिए, जो यंग पॉपुलेशन है उनको तो गाइडेंस की ज़रूरत है, ये जिम्मेदारी एडल्ट्स की है, उन्हें सिखाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनको समझाना। जैसा आपने कहा कि हमें ये बहुत क्लियर होना चाहिए, हमारी बहुत ये इंटरनल क्लॉक कहें या एक स्ट्रक्चरिंग ऐसी होनी चाहिए कि हम कितना टाइम ऑनलाइन स्क्रीन्स पे स्पेंड कर रहे हैं, उसमें से कितना टाइम हमारी लेजर एक्टिविटी है, कितना टाइम हमारी काम की एक्टिविटी है। प्रिफरेबली टेक्नोलॉजी का यूज काम के लिए ज्यादा होना चाहिए, लेजर के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेजर या कनेक्टेडनेस जितनी फिजिकल लेवल पे हो पाती है, क्योंकि किसी इंसान के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो सिर्फ ये वर्बल कम्युनिकेशन नहीं, जिसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो टेक्नोलॉजी पे बिल्कुल मिसिंग है। अभी तो एक और कॉम्प्लिकेशन है, जो ये एआई आने लगा है। आपने देखा होगा कितने केसेस हो गए कि लोग एआई से ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने लग गए और उस पे हुकअप हो गए हैं, वेकेशंस पे चले जाते हैं। हाँ, तो दिस इज अनदर लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि एआई को तो आप ये नहीं समझते कि वो प्री प्रोग्राम्ड लैंग्वेज मॉडल्स हैं, वो कोई एक्चुअल इंसान नहीं बैठा, इट इज जस्ट प्रोग्राम्ड कि वो ऐसी आपके साथ कन्वर्स करे जैसे एक लाइव इंसान कर रहा है। तो वो जो कनेक्शन आप एआई से ढूंढने लगते हैं, तो इवेंचुअली यू एंड अप गेटिंग लोनली। बिल्कुल। सोशल मीडिया के खतरे हम सबको थोड़े बहुत पता है, हम रियलाइज नहीं करते कि धीरे धीरे हम उसके ट्रैप में फंसकर साइकोलॉजिकल बीमारियों की तरफ बढ़ रहे हैं। घर में जो लोग हैं, जिनके आसपास कोई ऐसा इंसान है, वो कैसे पहचाने कि ये इंसान जो है लोनलीनेस का शिकार हो रहा है,
ये सिर्फ एक फेज ऑफ लाइफ है या वाकई इसे साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत है? देखिए, सबसे बेसिक चीज़ जो अवेलेबल या जो समझने में मददगार हो सकती है वो हो सकती है कि आपके घर में कोई भी इंसान है, आपको एक उसके जनरल पर्सनैलिटी का आइडिया है कि वो कितना मिलनसार है, कितना कम बात करता है। उसके बिहेवियर में बेसिक चेंज अगर आ गया है, एक फंडामेंटल चेंज आ गया है, तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि कुछ गलतियाँ, कुछ गड़बड़ हो रही है। यानी अगर एक इंसान जो बहुत बातचीत करता था, सबके साथ हंसता बोलता है या उसको आउटिंग्स पे जाना पसंद है, अब उसका कहीं जाने का मन नहीं करता, वो अपने स्क्रीन के सामने है ज़्यादातर समय या अपने ही रूम में रह रहा है ज़्यादातर समय, तो इसका मतलब कुछ चेंज आ रहा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हम कर सकते हैं कि हमें उससे बात करनी होगी, पेरेंट्स को, बिना जजमेंट के, बिना प्रीजज हुए कि उसको क्या पहले से सोच लें कि ऐसा कर रहा होगा या टाइम वेस्ट कर रहा होगा, उसके बारे में बात करें। तो उससे हमें पता चलेगा कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बच्चों की। स्कूल में किसी ने बुली कर दिया, किसी से कोई लड़ाई हो गई, उससे उन्होंने अपनी एक सेल्फ इमेज बना ली और अब उन्हें किसी से इंटरेक्ट करने का मन नहीं करता। साथ में ये टेक्नोलॉजी ने एड कर दिया, आप ऑनलाइन आपने प्रोफाइल बना ली, कहीं कहीं की आप रील्स देखने लगे, आपका टाइम स्पेंड होने लगा और आप इसी में घुसते चले गए। तो ये एक दिन का डेवलपमेंट नहीं होता, धीरे 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 ये बढ़ता चला जाता है। और ये बीच का पीरियड हमें टाइम एक्चुअली देता है जिसमें हम इंटरवीन करके उस इंसान को उस नेगेटिव स्पाइरल से बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है बिहेवियर चेंज। अगर आप अपने फैमिली में किसी भी इंसान के बिहेवियर में चेंजेस देख रहे हैं तो आपको उसको ज़रूर सीरियसली लेना चाहिए, एटलीस्ट बात करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर ऐसा लगता है कि कुछ अलग है, यानी वो नॉर्मल फील नहीं कर रहा, उसका मन अजीब सा हो रहा है, उसकी स्लीप, एपेटाइट, ये सब अफेक्ट हो रहा है, देन मुझे लगता है कि उसको एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या साइकेट्रिस्ट से मिलवाना इम्पॉर्टेंट है, जिससे एटलीस्ट एनालिसिस हो पाए। ज़रूरी नहीं हर एक को ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, बट कई बार कुछ बहुत छोटे छोटी चीज़ें होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, जिससे हम करके चीज़ों को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ऐसा क्या होता है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाकर इंसान अक्सर खुल जाता है जबकि वो अपने घर में, अपने करीबियों से, अपने दोस्तों से उतना खुल के बात नहीं कर पाता? ऐसी क्या टेक्निक आप लोग आजमाते हैं? कोई टेक्निक नहीं है, इनफैक्ट बस नॉन जजमेंटल होना ज़रूरी है। आप प्री कंसीव्ड मत होइए, आप पहले से सोच के मत बैठिए कि ये कर रहा होगा। जैसे हम एक किसी भी इंसान के बारे में ओपिनियन बना लेते हैं, सपोज पेरेंट्स हैं, बच्चा है, थोड़ा सा शैतान है या अक्सर उसके साथ कुछ लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो जब भी वो परेशान है इसने कुछ किया होगा, तो उसके साथ आप अप्रोच करेंगे अगर उसे, तो बच्चा ऑलरेडी अपने शेल में है, वो और शेल पे जाता चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाके ही कोई खुलेगा, आपके साथ खुल सकता है। इनफैक्ट किसी के लिए भी ये बहुत एक रिलीफ वाली चीज़ हो सकती है कि अगर कोई इंसान बस उससे बिना कुछ सोचे समझे खुल के बात कर ले कि क्या चल रहा है, कुछ बदले बदले से लग रहे हो, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, तो उसको काफ़ी चांसेस हैं कि वो खुलेगा। क्या अकेलापन किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है? सिर्फ मैनिफेस्ट ये कर रहा हो कि वो अकेला है बट कोई प्रॉब्लम है? यस, इनफैक्ट डिप्रेशन की अगर हम बात करें, डिप्रेशन का बर्डन इतना ज़्यादा है कि WHO की जो डिसेबिलिटी का बर्डन है वो ऑलमोस्ट 5th या 4th नंबर पे है, और बस इससे कुछ ही डिसऑर्डर्स ऊपर हैं और धीरे धीरे बाय 2030 ये शायद टॉप मोस्ट आने लग जाए। तो डिप्रेशन सबसे ज़्यादा एक विड्रॉन बिहेवियर और लोनली बिहेवियर की तरह ही मैनिफेस्ट करता है कि इंसान बस कट जाता है औरों से। तो इट इज़ वेरी लाइकली वो इंसान डिप्रेशन में जा रहा है। जो लोग अकेले हैं उनमें सुसाइडल टेंडेंसीज ज़्यादा देखी गई हैं? चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, सुसाइड के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन 50% ऑफ पीपल हु कमिट सुसाइड, डिप्रेशन उसमें एक मेन वो होता है। और डिप्रेशन का मेन सिम्टम हमें क्या दिखता है? विड्रॉन बिहेवियर, कट जाना, लोनलीनेस जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो यस, ये बहुत गंभीर समस्याओं का साइन हो सकता है। एक रिसर्च ये भी कहती है कि जो लोग लोनलीनेस के शिकार हैं आगे चलकर उनमें डिमेंशिया होने के चांसेस, यानी भूलने की आदत या एक बीमारी के तौर पर डिमेंशिया होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसके बीच में क्या लिंक है? इसके बीच में लिंक सारा मेडिकल लिंक है, क्योंकि जब हम लोनली होते हैं तो हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं
जैसे स्टेरॉइड प्रोडक्शंस है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रोडक्शंस है या इन्फ्लेमेशन है, ये बढ़ जाती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग चेंज होने लगती है। तो ये सारे जो बदलाव हैं जो हमारे शरीर में होते हैं, ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में डीजेनरेशन लाने लगते हैं। डीजेनरेशन मतलब गिरावट। तो ये डीजेनरेशन जब बॉडी में और हिस्सों में होती है तो ये बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल उसकी तरह सामने आती है। जब ये डीजेनरेशन हमारे ब्रेन में या नर्व्स में होती है तो वो डिमेंशिया, जैसे अल्जाइमर्स या और भी तरह के डिमेंशियाज होते हैं, उसकी तरह सामने आती है। तो इस तरह से स्ट्रेस जो लोनलीनेस के साथ जुड़ा हुआ होता है वो कहीं ना कहीं हमें डिमेंशिया की तरफ लेके जा सकता है। ओके। घर परिवार में जो लोग हैं जिन्हें समझ में आ गया है कि हाँ ये इंसान अकेलेपन का शिकार है या कटा कटा रहता है, तो क्या आसपास के लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो पैनिक नहीं करना चाहिए, सबसे पहले ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। होता क्या है, लोग उसमें ना जब कोई देखते हैं कि कोई इंसान परेशान है या किसी ने जाहिर करी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, तो सबसे पहले लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताने लग जाते हैं चीजें कि ऐसा कर लो, ठीक हो जाएगा, मत सोचो। समझने की बात यह है कि कोई खुशी से इस स्टेट में नहीं है और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है उस चीज से बाहर निकलने की, लेकिन वो उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहा, तभी वो उस स्टेट में है। तो उसको, और जो आप बता रहे हैं वो ऑलरेडी वो ट्राई कर चुका है, क्योंकि ये कॉमन सेंसिकल चीजें हैं। तो सबसे पहले तो उसको ये जताइए कि आप हैं, वो जैसा भी है आपको एक्सेप्टेबल है और आप उसके साथ खड़े हैं हमेशा। और अगर आपकी बातों का उस पर प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, आपने थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश करी, आपने बोला चलो मेरे साथ घूमने चलो, या उसके खाने पीने का ध्यान रखने की कोशिश करी, लेकिन अगर वो चीज़ काम नहीं कर रहा है तो ये एक इंडिकेशन है कि आप एक प्रोफेशनल की मदद लें। क्या दवाओं की ज़रूरत पड़ती है? पड़ सकती है, दवाइयाँ भी पड़ सकती हैं। देखिए, काउंसलिंग, दवाइयाँ या जो हायर फॉर्म ऑफ थेरेपीज होती हैं, ये सब ट्रीटमेंट का हिस्सा है। इसका मेन काम है कि जो ब्रेन में चेंजेस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन, लोनलीनेस, स्ट्रेस, ये सब सिम्टम्स आते हैं, उन चेंजेस को हमें ठीक करना है। तो अगर बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, यानी जस्ट स्टार्ट हुए हैं, तो कई बार लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और काउंसलिंग से ही बात बन जाती है। बट अगर सिम्टम्स सीवियर हो गए हैं या ज़्यादा बढ़ गए हैं, तब उसमें हमें मेडिकेशंस का भी यूज़ करना पड़ सकता है। बिल्कुल। तो इलाज के लिए साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं, काउंसलर्स मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, दवाएं भी मौजूद हैं। परिवार को क्या करना है ये हमने अब बताने की कोशिश की है, अब आपको क्या करना है। फासला नज़रों का धोखा भी तो हो सकता है, वो मिले या न मिले, हाथ बढ़ा कर देखो। तो जैसे सामने वाले को अपने प्री कंसीव नोशन और प्रेजुडिस से बाहर आने की ज़रूरत है, थोड़ी कोशिश उस इंसान को भी करनी चाहिए जो अकेलेपन का शिकार है। परिणाम सकारात्मक ही निकलेंगे अगर एक दूसरे की मदद से चलकर इसका हल निकाला जाए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फिर कोई अकेला होगा तो आपसे संपर्क करेंगे। थैंक यू।